क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है, इसके बारे में इस चैप्टर को अध्ययन करना है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कोशिका की खोज, कोशिका सिद्धांत, कोशिकाओं के प्रकार, यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना, कोशिका के भाग, जीवद्रव्य के विभिन्न भाग और इसके अंतर्गत आप कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य आदि के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांगक कौन कौन से हैं और इसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, इसलिए कोशिका चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे जंतु हों या पादप हों, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक कि चाहे कोशिकी जंतु हो या एक कोशिकी पादप हो, यद्यपि एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, फिर भी कोशिका से ही इनका जीवन चलता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई के नाम से जाना जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज चैप्टर में हम डिटेल में जानेंगे कि कोशिका होती क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है या विभिन्न आकार की हो सकती है, जैसे कि अंडाकार, गोलाकार आदि। कोशिका में जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, जनन आदि संपन्न होती है। ऊतक क्या होता है? समान कार्य एवं समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया है कि कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र बनता है और ऊतक तंत्र से मिलकर अंग बनता है और अंगों से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र से मिलकर के किसी भी जीव शरीर का निर्माण होता है। सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनती है। इसीलिए कोशिका को हम जीवन की इकाई कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम देख रहे हैं। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, अन्यथा दोनों ही लगभग काफ़ी समानताएं प्रदर्शित करती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल के कार्क के एक पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी खाली कोष्ठकों को देखा था। उन्होंने इन खाली कोष्ठकों को सेलुली या कोशा का नाम दिया था। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वह मृत कोशिका थी, अतः इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका भित्ति या सेल वॉल को देखा था। लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की और लीवेनहॉक ने कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा। सबसे पहले 1683 में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, लाल रक्त कणिकाओं, शुक्राणुओं आदि को देखा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था, लेकिन वह मृत कोशिका थी। लेकिन लीवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और इन्होंने बताया कि
कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। उसके बाद ह्यूगो वन मोल और जोहान्स पुरकिंजर ने कोशिका में जेली जैसे पदार्थ को देखा और उसका नाम प्रोटोप्लास्ट रखा। अब आता है कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पादप और प्राणी जीवाणु कोशिकाओं के बने होते हैं तथा सभी सजीवों की क्रियाएं उनकी कोशिकाओं की क्रियाओं का ही परिणाम है। इसके पश्चात विर्चोव ने 1955 में कोशिका सिद्धांत का विस्तार किया और इनके अनुसार कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ओमनिस सेलुला इस सेलुला, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस बात को कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। आर विर्चोव ने विश्वविख्यात कथन ओमनिस सेलुला इस सेलुला प्रतिपादित किया। इस कथन का अर्थ है कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं यानी पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, अर्थात जीवों में जनन के लिए कोशिका विभाजन एक प्रमुख घटना होती है। सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लेडन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लगभग इस समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे हम जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इन्होंने पादप ऊतकों का भी अध्ययन किया और पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता है। इसी आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। स्लेडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मैथियस स्लेडन और थियोडोर स्वान को कहा जाता है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत को बताया है, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। फ्लेमिंग के अनुसार कोशिका विभाजन दो क्रमिक पीढ़ियों की कोशिकाओं को जोड़ता है और उनके बीच कंटिन्यूटी स्थापित करता है। कोशिका सिद्धांत की विशेषताओं की बात की जाए तो कोशिकाएं जीवों की संरचनात्मक इकाई हैं। प्रत्येक कोशिका में जीवन संबंधी सभी क्रियाएं, कोशिकाएं उपापचय क्रियाओं की इकाई है। सभी क्रियाएं कोशिका में ही संपन्न होती हैं। कोशिकाएं आनुवांशिक एकक भी हैं और नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। इसके बाद अब आता है कि कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं। जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा कहलाता है यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थात कोशिकाओं के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें कोशिका निश्चित रूप से पाई जाएगी। बिना कोशिका के उसे हम जीव कह ही नहीं सकते हैं, तथा कोई भी जीव हो उसमें या तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें दोनों कोशिका एक ही जीव में पाई जाएं। जैसे मनुष्य में केवल यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जीवाणुओं में केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो जीवाणु, नीली हरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। आपकी स्क्रीन पर प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु की कोशिका को दर्शाया गया है। अब हम जानते हैं प्रत्येक कोशिका के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रो का अर्थ होता है प्राचीन और कार्यान का अर्थ होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन प्रकार का हो, प्रिमिटिव टाइप का हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं में ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक का अभाव होता है
और यूकेरियोटिक कोशिका अत्यंत सरल प्रकार की होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण क्या हैं? लक्षणों के बारे में हम जानकारी करते हैं। पहला लक्षण ये कह सकते हैं कि कोशिका सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी कोशिका भित्ति होती है। कोशिका में जीव द्रव्य एक तरल के रूप में भरा होता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नेकेड डीएनए होता है जो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। आनुवांशिक डीएनए के अलावा कुछ जीवाणु कोशिकाओं में सूक्ष्म डीएनए वृत्त भी पाए जाते हैं। इन वृत्ताकार डीएनए को ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीनुमा कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएँ, हरित लवक, अंतःपद्रव्य जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली कुछ स्थानों पर इनफोल्ड होकर एक विशिष्ट विभेदित आकार बनाती है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम का कार्य वही होता है जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का है, अर्थात श्वसन करना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीजोसोम करते हैं और मीजोसोम में श्वसन संबंधी सभी प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में जाना। सबसे पहला तो यही मुख्य रूप से है कि केंद्रक पदार्थ के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती और जो इनमें डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। अब आता है जीवाणु, इसके अंतर्गत रखे गए हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत। और ये जीवाणु की कोशिका भी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि दंडाकार बैसिलस, गोलाकार कॉकस, कॉमा के आकार का विब्रियो और सल्पिल प्रकार का। इस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जिनमें कि जीवाणु प्रमुख रूप से होते हैं ये कई आकार के हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले आवरण जो कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए रहते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेष करके जीवाणुओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। जीवाणुओं में कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तर की संरचना बनाता है, जैसे बाह्य स्तर ग्लाइकोकाइलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यद्यपि कोशिका आवरण की प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग होता है, लेकिन ये तीनों मिलकर सुरक्षा इकाई ही बनाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख रूप से जीवाणु, नीली हरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम PPLO के नाम से जानते हैं। PPLO का पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। आप अपनी कॉपी पर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के डायग्राम जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अवश्य बना लीजिएगा। दूसरा आता है यूकेरियोटिक कोशिका। हमने आपको अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, नीली हरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा आते हैं। इनके अलावा सभी पादप और जंतु कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे लावक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाएँ, अंतःपद्रव्य जालिका आदि विकसित रूप में पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं को जो आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में केंद्रक के अंदर व्यवस्थित रहता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। प्लांट और एनिमल कोशिकाओं में भिन्नता होती है, अंतर होता है, जिसे हम अभी आपको स्पष्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोश के होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुकोश की होते हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं।
ये प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव, नाम से स्पष्ट है, ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय या सिंगल सेल एनिमल कहलाते हैं या प्लांट कहलाते हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय होते हैं। पादप के कोशिकीय पादप की बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये ऐसे प्लांट शैवाल के अंतर्गत आते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। अब प्रमुख रूप से आपको समझना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या होता है। जब आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं के बारे में जान चुके हैं तब आपको अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सत्र केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक कला भी नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, अंतःपदवीय जालिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लावा, गाल्गी काय आदि कोशिकांगक पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन मीजोसोम द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संपादित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन 70S राइबोसोम भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ नहीं होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में यूकैरियोटिक में जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम पाया जाता है। पूरी कोशिका की संरचना को हम यदि क्लासीफाई करें क्या क्या होता है तो इस चार्ट के माध्यम से आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कोशिका के अध्ययन को हम सरल बनाने के लिए इसे किस प्रकार से बांट सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखेंगे कोशिका आवरण या सेल एनवेलप है, और दूसरा है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका आवरण के अंतर्गत सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका कला या मेम्ब्रेन आती है, जबकि प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो पार्ट हो जाते हैं। जीव द्रव्य के दो पार्ट हो गए, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव्य में फिर दो पार्ट हो गए। एक पार्ट कहलाता है साइटोसाल, जिसे हम हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट आता है ट्रोफोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांगक होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा पार्ट नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स, जिसे हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में होता है। दो पार्ट ट्रोफोप्लाज्म के हो गए। और कोशिकांगक में भी हम दोहरी कला, दोहरी एकक कला वाले कोशिकांग, फिर एक एकक कला वाले कोशिकांग, और फिर एकक कला रहित कोशिकांगों में इसको बांट सकते हैं। बहुत ध्यान देना है कि कौन से कोशिकांगक ऐसे होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और कौन से एकल कला रहित कोशिकांगक होते हैं। तो डबल यूनिट मेम्ब्रेन कोशिकांगक के अंतर्गत प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जबकि सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन के अंतर्गत ER का मतलब होता है अंतःपदवीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज या एक एकक कला युक्त कोशिकांगक होते हैं, जबकि एकक कला रहित कोशिकांगक में राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस आता है। इधर अंतर्विष्ट पिंड की बात की जाए, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन की बात की जाए, तो इसमें हम संचित पदार्थ जो कि रिजर्व प्रोडक्ट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और आयल्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से स्क्रीटी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत एल्कोलाइड्स, गम्स, लैटेक्स और ग्लाइकोसाइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स, टैनिन और ऑर्गेनिक एसिड तथा मिनरल क्रिस्टल हो सकते हैं। जबकि स्रावित में जिन्हें हम सेक्रेटरी प्रोडक्ट कहते हैं,
इसके अलावा इसमें नेक्टर और कलरिंग मटेरियल्स आदि आते हैं। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से पूरी कोशिका में क्या क्या होता है इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसके बाद अब इसी कोशिका का अगला भाग आता है। पहला भाग कोशिका भित्ति क्या होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पौधों में सबसे बाहरी दृढ़ निर्जीव आवरण होता है। कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थ की बनी होती है, जैसे कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड की होती है, जिसे हम पेप्टिडोग्लाइकान के नाम से जानते हैं। जीवाणु में कोशिका भित्ति मध्य स्तर बनाती है। कवक में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स और खनिज जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि अन्य पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे पहले हमें कोशिका भित्ति के बारे में ही समझना है कि कोशिका भित्ति किस तरह से बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति कैसी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति कैसे होती है और अन्य पादपों की कोशिका भित्ति किस प्रकार से बनी होती है। कोशिका भित्ति की संरचना की बात की जाए, कोशिका भित्ति की संरचना में 4 परतें होती हैं, जिसे हम प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल और मिडिल लैमिला के नाम से जानते हैं। प्राथमिक भित्ति या प्राइमरी वॉल सेलुलोज, माइक्रोफाइब्रिन, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और कुछ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक भित्ति में हेमीसेलुलोज अधिक, लेकिन सेलुलोज इसकी तुलना में कम पाया जाता है, जबकि सेकेंडरी वॉल या द्वितीयक भित्ति में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और हेमीसेलुलोज की मात्रा कम होती है। तृतीयक भित्ति सबसे पतली और आंतरिक परत होती है। यह जाइलान नामक पदार्थ से बनी होती है। यह मुख्य रूप से अनावृत बीजी पौधों के ट्रैकीट्स में पाई जाती है, जबकि मध्य पटलिका या आसपास की कोशिकाओं को परस्पर जोड़ने वाली परत होती है। इसके दोनों ओर प्राथमिक भित्ति मिलती है, जो कि पृथक पृथक कोशिकाओं की बनी होती है। पके फलों के मध्य पटलिका घुल जाती है, जिसके कारण फल ढीला और मुलायम हो जाता है। कच्चे फल टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन फल के पकने पर वो मुलायम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो मध्य पटलिका होती है वो धीरे धीरे करके डिजॉल्व हो जाती है। कोशिका भित्ति कैसे बनती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के पश्चात सेल प्लेट बनती है, जो आगे चलकर कोशिका भित्ति के रूप में परिवर्तित होती है। ये कोशिका प्लेट इस प्रकार बनती है। विभाजित होती हुई कोशिकाओं के मध्य इक्वेटर पर गाल्जिकाय से टूटी थैलियाँ, अंतःपद्रव्य जालिका एवं स्पिंडल फाइबर इकट्ठा होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट को कोशिका भित्ति का प्राथमिक पदार्थ माना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका प्लेट का निर्माण होता है, जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? पौधों की कोशिका भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से जुड़ा होता है। इस प्रकार के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। आप इस फिगर के माध्यम से कोशिका भित्ति की संरचना को देख सकते हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनकी वाल को दिखाया गया है। मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी कैसे दिखाई पड़ती है और पैक्टिन कहाँ पर है, ये भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं? कोशिका भित्ति के कार्य की बात की जाए तो कोशिका भित्ति एक पूर्ण पारगम परत है। इसका मुख्य कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना है, क्योंकि पौधों में किसी प्रकार का कंकाल तंतु पाया नहीं जाता है। कोशिका भित्ति ही एक निश्चित आकृति और आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को आकार, सुरक्षा
और दृढ़ता प्रदान करने का प्रमुख कार्य करती है। इस प्रकार से आज आपने चैप्टर नंबर 8 में कोशिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, प्रारंभिक जानकारी हासिल की। कोशिका है क्या, कोशिका की खोज किसने की और कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, जिनमें आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है, कोशिका को किसने खोजा है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया आदि के बारे में आपने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। अब अगले वीडियो के माध्यम से कोशिका के अगले पार्ट को प्रेषित करेंगे। जितना भी चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई के बारे में बताया गया है, इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। चूँकि कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है, जंतु और पादप कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, इसलिए कोशिका की प्रारंभिक जानकारी बहुत अच्छी तरह से आप सभी को होनी चाहिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से आपको पुनः प्रेषित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।